हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार, जानदार और एग्ज़ाम में छपने वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। और उस टॉपिक का नाम है कि दो लंबा तार है और दोनों तार समांतर तार है। उन दोनों तारों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उन दोनों तारों के बीच में कितना चुंबकीय बल उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय बल से हम लोग एम्पियर की परिभाषा को कैसे देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए भाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कई बार बोल दिया हूँ ताकि आपको लग जाए कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हमने आपके सामने दो तार बना के रखे हैं और यही तार ये भी है, बस इसमें हमने धारा को उलट दिया हुआ है, ठीक है ना। तार वही है, बस इसमें क्या है, धारा को हमने उलट दिया है। यहाँ पे धारा सेम दिशा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब अगर ये दो तार हैं, ये जो तार है, अगर इस तार में धारा प्रवाहित होगी, अगर इस तार में धारा प्रवाहित होगी तो इस तार में धारा प्रवाहित होने के कारण इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई हमने पढ़ा हुआ है एम्पियर का परिपथी नियम, वहाँ भी सिखाया गया था कि कोई अनंत लंबाई का तार है, उस अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके साथ हमने और एक पढ़ा हुआ था टॉपिक, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ से हमने निकाला हुआ था ना कि अनंत लंबाई, तो वहाँ से अनंत लंबाई वाला ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। आसान कौन सा है? एम्पियर का परिपथी नियम वाले से। तो वो चीज़ आपको याद होगा भाई, हमने जब निकाला हुआ था कि वहाँ पे आया था B बराबर μ0/2 पाई I/r। ये सूत्र जो है, ये सूत्र क्या कहलाता है कि कोई अनंत लंबाई का तार है, उस तार से r मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर ये तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार से r मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं उत्पन्न होगा? उत्पन्न होगा। इस तार से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाएगा इस कंडीशन में? B बराबर μ0/2 पाई I1/r उत्पन्न हो जाएगा। I1/r हो जाएगा। अब यहाँ पे जो B उत्पन्न होगा, अब हमें B की दिशा चाहिए। फिर इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी हमें दिशा चाहिए। अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही है और तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार में बल लगेगा, उस बल की भी दिशा में चाहिए। और वही बलवा का तो मान हमें निकालना है, उसी बल का तो मान हमें चाहिए ना। देखो कैसे निकालते भाई। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार से r मीटर की दूरी पर ये दूसरा तार है, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो जाएगा। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा, अब इसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करो, या फिर सबसे बढ़िया नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है ना। हाँ भाई, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं, अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ये दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि जो अंगूठा है, अंगूठा को धारा की दिशा में रख दो और ये फैली उंगलियां वहां पे फैलाओ जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेलियों के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होती है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। एक बार और समझो, ये अंगूठा किधर होना चाहिए? जिधर धारा बह रही है। ये अंगुलियां कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जो धक्का जिधर देंगे, अगर धक्का अंदर की ओर दिए तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धक्का बाहर की ओर दिए तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। बस यही लगाना है। देखो जरा, ये देखो हमने क्या कर दिया, अंगूठा को धारा की दिशा में, और ये फैली उंगलियां कहाँ पर है? ये फैली उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो धक्का किधर देंगे? बोलो भाई, अंदर की ओर। धक्का किधर जाएगा? अंदर की ओर। तो इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी? अंदर की ओर। अंदर की ओर बोले तो क्रॉस साइन, ठीक।
अच्छा, अगर इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा की दिशा में क्या कर देना है, अंगूठा, देखो अंगूठा हो गया। ये फैली उंगलियां कहाँ कहाँ है, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो धक्का किधर देंगे, बाहर की ओर, देखो ऐसे अपने मुंह की तरफ, ठीक है। धक्का किधर आएगा, ये देखो बाहर की तरफ आएगा, ये धक्का हो गया, धक्का की दिशा। तो अब इसमें कहाँ पे आया, ये आया बाहर की ओर। अब बाहर की ओर हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, डॉट चिन्ह लगाते हैं। तो ये तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी ये तो समझ में आ गया। अब लगे हाथ हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। हालांकि इस पे केवल आपको अप्लाई ये करना है कि अगर इस दिशा में है तब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इस दिशा में तब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बल की दिशा इस दिशा में लगेगा, ताकि यहाँ पे और क्लियर हो जाए ना, इसलिए यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है, धारा की दिशा में अंगूठा करना है, फैली हुई अंगुलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। धक्का किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। अब इसमें हमें क्या करना है, इस वाले तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार में धारा प्रवाहित होने के कारण इस तार पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान तो आपको पता चल गया, वही आएगा, बस धारा केवल चेंज होगी। अगर इस वाले से है तो I2 आ जाएगा, इस वाले से तो I1 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। दिशा हमको समझ लेना पहले। अब दिशा अगर देखें, दिशा निकालने के लिए क्या बताया हमने, अंगूठा किधर कर देना है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में अंगूठा करो भाई, कैसे करें, इधर ये अंगूठा ये देखो ऐसे ना, हाँ सही है, देखो हाँ अंगूठा हो गया किधर, धारा की दिशा में। और ये फैली उंगलियां किधर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। धक्का किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। देखो सही है ना। देखो हमने क्या कर दिया, अंगूठा किधर है, धारा की दिशा में, फैली उंगलियां कहाँ पे है, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब हम लोग इसमें धक्का किधर देंगे, अंदर की तरफ देंगे ना, ऐसे थोड़ी उल्टा थोड़ी देंगे ना। तो धक्का किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दोनों सेम दिशा में आ गया ना, अंदर अंदर, और यहाँ पे क्या है, ये अंदर और ये बाहर। ये दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना आपको तो मज़ा आ रहा होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, अगली वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल में भी हमें दिशा निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो आप लोग दिशा से डरना तो है नहीं। अब इतना बार दिशा निकाल लिए हो, जितनी जगह आया है हमने वहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने बार बार निकलवाया है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिशा निकालने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब अगर इस तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, भाई हमने लास्ट टॉपिक बताया था कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, देखो कैसे बताया था कि ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा गया है जिसकी लंबाई L था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था। तो अगर ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पर एक बल लगता है और उस बल का मान होता है F बराबर IBL साइन थीटा। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर भी है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार की जो लंबाई है मान लेते हैं कैपिटल L है, और इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो इस तार पर भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा और उस बल का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो अब बल का मान हम लोग कहाँ पे निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग शब्द लिखना चाहते हो, भाई ज़रूरी है, थोड़ा शब्द लिखेंगे तभी तो इसकी निखारता आएगी, तभी तो लगेगा कि भाई हमने टॉपिक इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो शब्द क्या लिखोगे, एकदम बना के लिखना है, एकदम बना के लिखना। क्या लिखेंगे भाई, माना दो लंबे समांतर धारावाही चालक तार, माना दो लंबे समांतर धारावाही चालक तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई कैपिटल L है। इस लंबाई के तो हमने क्या मान लिया, कैपिटल L मान लिया हुआ है। माना दो लंबे समांतर धारावाही चालक तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई कैपिटल L है, एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तारों में चित्रानुसार, तारों में, तार जो है ना, तारों में चित्रानुसार धारा I1 I2, देखो I1 I2 सेम डायरेक्शन में, इसमें I1 I2 क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तारों में चित्रानुसार धारा I1 I2 प्रवाहित हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अभी थ्योरी और लिखना है। अब थ्योरी क्या लिखना है, अभी तो हमने आपको दिखा दिया धारा प्रवाहित हो रही है, बाकी लंबाई है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब जो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, अब हम लोग चुंबकीय बल देख लेते हैं कि इसके कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय बल लगेगा।
अब चुंबकीय बल की डायरेक्शन किधर होगी? चुंबकीय बल का मान तो पता चल गया ना कि आई बी या साइन थीटा वाले फार्मूले से लगेगा। तो अगर इससे लगेगा तो इस पे बल की दिशा किधर आएगी? तो बल की दिशा निकालने के लिए भी हमने आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम अब बल निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं कि ये फैली उंगलियां चुंबकीय छेद की दिशा में हो, ये अंगूठा धारक दिशा में हो, तो जो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा होती है वह बल बताती है। फिर से बार समझो, ये जो अंगुलियां हैं, मतलब अंगुली, ये वाली अंगुली चुंबकीय छेद की दिशा में होगी, ये अंगूठा धारक दिशा में होगा, तो ये धक्का देने की दिशा जो होगी वही क्या होगा? बल दिखाएगा। इधर देखो, ये चुंबकीय छेद किधर है? अंदर की ओर है। धारा किधर प्रवाहित हो रही है? ऊपर की तरफ। अंगूठा किधर होना चाहिए? ऊपर की तरफ। ये अंगुलियां किधर होना चाहिए? अंदर की ओर होना चाहिए। देखो, ये अंदर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर है एकदम ना। धक्का बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। किधर हो गया? इधर हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस तार पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा हो जाएगी इधर। ठीक, अब हम लोग इस वाले तार में बल चेक कर लेते हैं कि इस पे बल की दिशा किधर आएगी। ये किधर, ये क्या दिखा रहा डॉट? चुंबकीय छेद बाहर की ओर। अंगुलियां ये कहाँ होना चाहिए? बाहर की ओर। अंगूठा किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ये देखो, मैं घूम गया। अब मेरे घूम जाने के बाद अब देखो, मैं यहाँ पे बल निकालने के लिए अपने दाएं हाथ के हथेली का नियम यूज कर रहा हूँ। ये देखो, अंगूठा हो गया ऊपर की तरफ, ये हमारी फैली उंगलियां आ रही है बाहर की तरफ, ये फैली उंगलियां हो गया बाहर की तरफ, मतलब चुंबकीय छेद की दिशा में, ये अंगूठा हो गया धारा की दिशा में। अब जब भी बल लगेगा ऐसे लगेगा ना, देखो ये धक्का इधर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? चुंबकीय बल की दिशा। तो यहाँ पे हमारा जो चुंबकीय बल की दिशा हो गया इधर की तरफ। तो आप क्या देख रहे हो कि जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित तो हो रही है दोनों तारों में, जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। कब आकर्षण बल लगा? जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हुई। अब कैसे लगा बल, आकर्षण बल, ये हमने दिखा दिया। इस पे भी देख लेते हैं कि अगर धारा अलग अलग दिशा में है तो कौन सा बल लगेगा और कैसा बल लगेगा। तो फिर वही रूल अपनाना है कि अपनी फैली उंगलियां को चुंबकीय छेद की दिशा में, अंगूठा को धारा दिशा में करना है। ये देखो, ये किधर दिखा रहा है? अंदर की ओर दिखा रहा है। ये कहाँ होना चाहिए? अंदर की ओर। ये देखो, अंदर की ओर हो गया। अंगूठा किधर हो गया? धारा की दिशा में, धारा ऊपर है। तो अब बल किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यहाँ पे बल हो गया इधर भाई। ये हो गया आपका चुंबकीय बल की दिशा। इस पे देखते हैं, ये हमारा हो गया क्या? चुंबकीय छेद की दिशा। लेकिन नहीं भाई, चुंबकीय धारा की दिशा तो नीचे की तरफ है, अंगूठा तो हमने ऊपर की तरफ कर दिया था। अंगूठा किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। ये देखो, ये तो अंदर की तरफ होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अंगूठा किधर हो गया? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में बोले तो नीचे। ये देखो, हमारा धारा दिशा हो गया नीचे। बल किधर लगेगा? उधर लगेगा। ठीक ना? बल किधर लगेगा? देखो, ये चुंबकीय छेद की दिशा, अंगूठा दिखा रहा है धारा की दिशा, बल लगेगा उधर की तरफ। ठीक है, तो चुंबकीय बल की दिशा हो गई इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब धारा एक ही दिशा में रहेगी तो तारों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और जब धारा विपरीत दिशा में रहेगी तो तारों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तारों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो हम लोग थ्योरी लिख रहे थे उस थ्योरी में इस बात को भी हम लोग जोड़ लेते हैं ना। क्या जोड़ते हैं? हमने क्या बताया थ्योरी में कि माना दो लंबे समांतर धारावाही चालक तार, एक जिनकी प्रत्येक की लंबाई कैपिटल एल है, एक दूसरे से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर स्थित है, और दोनों तारों में चित्रानुसार धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक तो हो गई थी थ्योरी। अब उसके आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल, उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल आकर्षण बल होता है। वही जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल प्रतिकर्षण बल होता है। तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। ये भाई है ना, देखो फिगर में, जब दोनों धारा एक ही दिशा में है चुंबकीय बल आकर्षण बल, जब धारा विपरीत दिशा में है उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल प्रतिकर्षण बल होता है। अब हमें इसी बल का मान निकालना है। इतनी थ्योरी जब लिख करके जब हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे, अब इसकी जो टॉपिक है, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तब उसका मज़ा कुछ और रहेगा। तो जितना मैंने थ्योरी समझाया है और हमने उसको बोला भी है,
ठीक ना। जो हमने बोल दिया हुआ उसी को आपको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बल निकालते हैं। अब बल निकालने के लिए अब भाई थोड़ा सा शब्द हम लोग लिख लेंगे हल्का सा बल निकालने के लिए ना। चलो भाई अब देखो, अब आप लोग एक बार फिगर बना लिए हो, ठीक है। इस वाले फिगर को हम हटाते क्योंकि यहाँ पे जगह है कम, ठीक है। नहीं तो इतना कोपचिया कि कहाँ कितना लिखेंगे ना। तो आप लोग एक बार फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फिगर बना लो, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ। अब जो है हम लोग इसकी थ्योरी को लिखते हैं। तो इस वाले को हम मिटाते हैं ना, क्योंकि हमने इसको बताया कैसे दिशा, इसमें आकर्षण बल है, किसमें प्रतिकर्षण बल है। इसको प्रतिकर्षण बल दिखाने के लिए इसको फिगर बनाया गया ना। लेकिन फिगर दोनों होना चाहिए और बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है। एक बार फिर से देखोगे, एक बार और देख लोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से आप खुद अप्लाई करने लगोगे। और जब आपको नियम लगाने आ गया, दिशा ज्ञात करने आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय बल का, तो यकीन मानो जब न्यूमेरिकल मिलेगा ना, न्यूमेरिकल को आप छोड़ोगे नहीं, ठीक ना। ये मेरा वादा है। इसको मिटाते भाई। अब देखो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते आपको बताते चलते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। कि तार AB में जब धारा I1 प्रवाहित होती है तो R दूरी पर जो तार CD है उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही लाइन लिखते हैं कि तार AB में धारा I1 प्रवाहित होने पर तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाएगा, उस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसको नाम दे रहा हूँ B1 दे देना। B1 का मान क्या हो जाएगा, इस वाले तार के कारण इस वाले तार में धारा कितनी, μ0/2 पाई तो होता ही है, I1/I/R होता है। तो I की जगह पे क्या ले लेंगे, I1 ले लेंगे और R तो दूरिया है ही है। तो ये क्या उत्पन्न हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र किस वाले तार में, CD वाले तार में, किस वाले तार के कारण, AB वाले तार के कारण, ठीक है। अब जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस वाले धारावाही चालक तार पर बल लगेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस लाइन को लिख लेते हैं। तो क्या ले रहे भाई, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर लगने वाला बल, तो जो बल का फार्मूला होता है यहाँ बराबर IBL sin थीटा, यही होता है ना। तो लगने वाला बल F1 लिख दे रहा हूँ, F1 बराबर, अब इसमें धारा कौन सी जा रही है, I2 जा रही है, IBL होता है, B की जगह हो जाएगा B1, L की जगह होने वाला है कैपिटल L। अब थीटा कितना होगा, थीटा को समझते हैं भाई। तो थीटा जो होता है वह किसके बीच का एंगल होता है ना। हमने आपको जो बताया है यह बराबर होता है IBL sin थीटा। तो यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे IL क्रॉस B sin थीटा, यही ना, L क्रॉस B हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो थीटा है वह L और B के बीच का एंगल है। तो L जो लंबाई है I और B के बीच का होता है ना, I और B के बीच का। तो I हमारा किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा किधर है, अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ अंदर की तरफ और धारा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर और ये अंदर, तो कोण यहाँ पे कितना बना, 90 डिग्री ना। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और धारा किधर है, ऊपर की तरफ, कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। कोण कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे L sin थीटा sin 90 और sin 90 का मान 1। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि B1 का मान रख देंगे। तो F1 बराबर हो जाएगा I2 गुणे B1 की जगह पे μ0/2 पाई I1/R, या फिर लिख सकते हैं F1 बराबर μ0/2 पाई I1/I2/R इंटू कैपिटल L। इसी को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये क्या आया है कि इस वाले तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जब तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है तो इस धारा के प्रवाहित होने पर जो तार AB है उस तार AB पर
क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब की बार सेंटेंस आप लोग लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, बाकी ये सब लिख रहा हूँ ना। चलो भाई, अब की देखो क्या लिखना है हमें कि तार CD में धारा I2 प्रवाहित होने पर तार AB पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लिख लोगे ना भैया, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा ना लिखने में, है दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होना चाहिए कि तार CD में धारा I2 प्रवाहित होने पर तार AB पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इतना जोड़ के बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपको एकदम टफ लगे ही ना, ठीक है ना, टफ लगे ही ना, कि ताकि आप एकदम आसानी से कर सको। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एकदम ईजी बना दे रहा हूँ। तो अब जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको क्या नाम दोगे, B2 का मान क्या आ जाएगा, μ0/2π। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2/R। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखोगे, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार AB पर लगने वाला बल, यहाँ पे चुंबकीय बल नहीं लिखे, बल लिखे तो बल लिखो, लगने वाला बल, तो लगने वाला जो बल F2 हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा होता है। तो इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I1, B की जगह पे B2, L और साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, धारा किधर प्रवाहित हो रही है, ऊपर, धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र है इधर। देखो चुंबकीय क्षेत्र ये है लंबवत ना, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लंबवत है, और ये देखो बाहर की तरफ धारा ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो कोण 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री हो गया, तो उसका मान 1 हो गया। अब B2 का मनवा जब रखेंगे तो F2 बराबर क्या मिल जाएगा, I1 गुणे B2 जगह पे μ0/2π I2/R इंटू कैपिटल L। अब हम लोग क्या करेंगे, I2 I1 को साथ लिख दें, तो F2 बराबर μ0/2π I1 I2/R इंटू कैपिटल L। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो अगर आप यहाँ पे समीकरण 1 और 2 अगर देख रहे हो, ठीक है ना, समीकरण 1 आपका ये वाला, समीकरण 2 आपका ये वाला, तो समीकरण 1 और 2 अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल रहा है कि F1 का मान और F2 का मान आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों तार हैं उन दोनों तारों के बीच में लगने वाला जो चुंबकीय बल का मान होता है वह कितना होता है, μ0/2π I1 I2/R इंटू कैपिटल L होता है। ठीक है, तो ये बस निकल गया है। अब इसी को हमें थोड़ा बना चला के लिख देना है। क्या लिखना भाई, कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी धारावाही की, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दो लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच, दो लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का मान F बराबर μ0/2π I1 I2/R इंटू कैपिटल L होता है। ठीक है, ये होता है। ये भाई हमने जो आपको हेडिंग था, ये हेडिंग से हमने जो हमको बल चाहिए था वह बल ये आया है, μ0/2π I1 I2/R इंटू कैपिटल L। अब इस पे न्यूमेरिकल जब बनेगा ना, कम से कम इस पे मैं आपको 3-4 न्यूमेरिकल लगवाऊंगा ताकि आपको वहाँ फिर बल को आपको बताएं, चुंबकीय क्षेत्र बल। और यहाँ से अगर आप बढ़िया सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल आपको लगेगा सर केवल आप मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो आप खुद वैसे न्यूमेरिकल छाप दोगे। ठीक है ना। अच्छा, ये है अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि ये जो लंबाई है यह लंबाई है, अगर इस लंबाई को एक लंबाई मान लिया जाए, मतलब प्रति एकांक लंबाई मान लिया जाए, कि मतलब प्रति एकांक लंबाई के दो लंबे धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का मान, प्रति एकांक लंबाई के दो लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल का मान क्या होगा। तब देखो क्या है, हमें क्या पूछ रहा है, प्रति एकांक लंबाई। और एकांक हम लोग कब बोलते हैं, जब लंबाइया नीचे आ जाए। प्रति एकांक मतलब क्या हुआ, जब लंबाइया नीचे आ जाए तो F/L हमारा नीचे आ जाए, यही ना भाई। F के नीचे अगर L नीचे आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अगर ऐसा पूछ लिया तो कभी कभी पूछ लेता है
ये नहीं पूछेगा, कहेगा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान का या व्यंजक प्राप्त कीजिए। तब के लिए ना, तब के लिए रहेगा ये। तो यह बट्टा यल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटा आर। तो ये क्या कहलाएगा कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और वो लंबाई कैसे रहेंगे, दोनों तार लंबे और समांतर तार रहेंगे, ठीक ना। तो ये आपका व्यंजक आया। अभी भाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर की परिभाषा। अभी हमने एम्पियर की परिभाषा दिया कहाँ, एम्पियर की परिभाषा दिया कहाँ, और हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमें जो एम्पियर की परिभाषा देनी है वह कहाँ से देनी है, ये जो बल निकाले हैं उस बल से हमको क्या देनी है, एम्पियर की परिभाषा देनी है। एक और एम्पियर की परिभाषा हम लोग कभी पढ़े होंगे, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्या, कि I बराबर Q अपान T, ठीक है, I बराबर Q अपान T। तो वहाँ से हमने क्या बताया कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो वो तो परिभाषा केवल बनाई, मतलब बनी होनी है, लेकिन मेन परिभाषा अगर एम्पियर की परिभाषा अगर आपको एग्जाम में पूछे वो नहीं लिख के आना है, ठीक ना। कौन से लिख के आना है, ये जो अभी हम बताएंगे कि 1 एम्पियर की परिभाषा कहाँ, ये कैसे बनेगी, ठीक ना। चलो भाई, तो अब हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा देख लेते हैं। आपको यहाँ पे हमने जो चीज़ें नोट कराई है और साथ साथ हमने यहाँ पे आपको बोला हुआ है, ठीक ना। यानी कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नहीं नोट करना है ना, हमने जैसे बोला हुआ है वीडियो को बोलते समय, आप जैसे समय बोलते चलता हूँ लिखवाते चलता हूँ वैसे वैसे लिखा करो, ठीक ना। वहाँ से आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, एम्पियर की परिभाषा, ठीक है, इसको मिटा दें, चलो भाई मिटाते हैं। अब एम्पियर की परिभाषा देने के लिए, अब देखो एम्पियर की परिभाषा अब आपको एकदम रटना नहीं है, कभी अगर आप लोग रटे होगे तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको एम्पियर की परिभाषा आज रटना नहीं है। अब यहाँ से हम लोग एम्पियर की परिभाषा दम बनाने वाले हैं। और देखो कैसा दम धासु एम्पियर की परिभाषा बनाते भाई, ये देखो इसको भी हटाता हूँ ना। चलो अब यहाँ से हम लोग एम्पियर की परिभाषा दम धासु एम्पियर की परिभाषा बताते हैं कि जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमने क्या निकाला कि F बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटा R इंटू कैपिटल L। ये तो हमने फार्मूला निकाला, और इसी फार्मूला पर हमको करना क्या है, एम्पियर की परिभाषा को बता देनी है, ठीक ना। तो अब यहाँ से एम्पियर की परिभाषा को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि यदि हम मान लेते हैं क्या कि I1 बराबर I2, I1 I2 का है धारा है, I1 I2 क्या है, धारा है, उसको 1 एम्पियर, हमें 1 एम्पियर बताना ही है, 1 एम्पियर। यल क्या है, लंबैया है, और यल लंबैया को मान लेते हैं 1 मीटर, लंबैया को कितना मान लेते हैं, 1 मीटर। अच्छा आर क्या है, दूरी है, और दूरी का भी मात्रा क्या होता है, मीटर, 1 मीटर मान लेते हैं। तो अगर हम आर को 1 मीटर मानेंगे, यल को 1 मीटर मानेंगे, I1 I2 को 1 एम्पियर मान लेंगे, तो बचा कितना मेरे भाई, तो बचा यहाँ पे F बराबर म्यू 0/2 पाई। क्या बचा, F बराबर म्यू 0/2 पाई। और म्यू 0 का मान तो आपको एकदम पता है, दिमाग में भर गया होगा म्यू 0 का मान कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान 2 पाई। एक देखो पाई पाई से चल बसा, और 2 दूना 4, तो यह बराबर क्या मिला, 2 × 10⁻⁷। और ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन। आपको लग रहा होगा सर एम्पियर की परिभाषा बता रहे हैं कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एम्पियर की परिभाषा निकलेगी, यहाँ से। अब देखो भाई एम्पियर की परिभाषा क्या निकली कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 2 लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच, जो ऐसे भाई 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर लंबाई के, ठीक ना, ताकि ये दोनों बतिया आ जाए ना, यल वाला भी आ जाए, आर वाला भी आ जाए, जो एकांक मीटर लंबाई के एकांक दूरी पर स्थित 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर लंबाई के एकांक दूरी पर स्थित 2 लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। भाई अभी हमने देखा आकर्षण भी हो रहा था और प्रतिकर्षण भी हो रहा था।
तो इसका फिर से परिभाषा बोल देना, मज़ा आ जाएगा। देखो भाई क्या बोल रहा हूँ फिर से परिभाषा। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर लंबाई के एकांक मीटर की दूरी पर स्थित 2 लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। हो गया ना परिभाषा एम्पियर की। तो ये रहा आपका एम्पियर की परिभाषा, और ये हमने जो फार्मूला बताया कि तारों के बीच लगने वाला बल। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस तरीके से ख़त्म होता है, साथ ही साथ आपका चैप्टर भी एंड होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं। कम से कम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की जो वीडियो मिलने वाली है, कम से कम 4 वीडियो से कम नहीं देने वाला हूँ, ठीक ना। तो 4 वीडियो न्यूमेरिकल की, बाकी थ्योरी की, ये आपकी 12वीं लेक्चर है, ठीक ना। पार्ट 12 है इस चैप्टर की। अब सोच सकते हो एक चैप्टर का पूरा मैं आपको 16 वीडियो दे रहा हूँ, यानी कितना मेहनत हो रहा है। और आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका जो 70 में 65 या 70 का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य जो है आप उसको हर हाल में हासिल कर सको। ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको वीडियो को देखना है, उसमें क्या कंटेंट बताया जा रहा है उसको समझना है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है और अभी से एकदम तैयारी में लग जाना है। ठीक है, हमें और किसी दिन का इंतज़ार नहीं करना है, अभी से एकदम अपनी तैयारी में जुट जाना है तन मन से। और धन तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, पैसा खर्चा करने को तो है नहीं फिजिक्स में कि हाँ भाई फिजिक्स पढ़ना है हमें पैसा खर्चा करना है, तो धन नहीं लगाना है, तन मन लगाना है। तन मन लगाइए बिना धन का, और फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हम आपका साथ पूरा तरीके से दे रहे हैं। बस अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक बनता है। अगर वो भी नहीं अच्छा लग रहा है कि लाइक नहीं करने का मन करे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में भाई हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकलों को लगाने वाले हैं। ठीक है, चले भाई, तब आप लोग ऐसे ही मस्त होकर के पढ़ाई लिखाई करते रहें। और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी दिक्कत परेशानी को कमेंट बॉक्स में छापिए। ठीक है, चलते भाई सबको, बाय बाय।